Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of February 2019. तो 1 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is Crisidex is associated with. तो Crisidex इनमें से किससे associated है? Options are MSMEs, Housings, NPA या Power and Energy. तो Crisidex इनमें से किससे associated है आपको बताना है. Second question is Shigmo festival is a festival celebrated in which of the following states. तो Shigmo festival इनमें से किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? Options are सिक्किम, नागालैंड, गोवा या उड़ीसा. Question number 3 is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in which of the following things. तो to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India ये provision कहाँ पे डाला गया है? Options are preamble of the constitution, directive principles of the state policy, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपको बताना है इन तीन सवालों के जवाब. डू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू कैन आल्सो फाइंड द लिंक टू गेट द पीडीएफ फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर. ओके, तो अगस्त टू अक्टूबर का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कमेंट में. यू कैन सी द सैंपल एंड देन ओनली गेट द पीडीएफ. So now let's start with the news analysis part, friends. The first news is regarding unemployment data based on a draft report. Now अब क्या हुआ है recently? What has happened is that Business Standard नाम का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें NSSO National Sample Survey Organization का डेटा रिलीज कर दिया गया है. According to that data, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया है दैट इज एट अ 45 ईयर हाई. तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया क्या हुआ कि बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में NSSO का डेटा रिलीज किया गया. NSSO के इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है at this time in 2017-18 that was at a 45 year high. पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था. ओके, तो नियरली 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें दिखाई दिया था, 6.1% का. अब इससे हुआ क्या कि अब गवर्नमेंट की थोड़ा बदनामी होगी इससे, ऑब्वियसली बात है. तो इलेक्शन टाइम है, दे डू नॉट वांट दैट टू हैपन. सो व्हाट हैपेंड इज दैट नीति आयोग अब थोड़ा डिफेंस में आया है. नीति आयोग हैज केम इन दैट डिफेंस एंड कहा है कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड इट हैज नॉट बीन येट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. तो अब नीति आयोग का कहना है कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है और ये जो डेटा है ये ड्राफ्ट स्टेज पे है. ओके, तो अब जब सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो सैंपलिंग करता है, अगर उसने ही डेटा दिया है तो उसको आप चेंज थोड़ी ना कर दोगे. सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है. तो ये पहली चीज़ है. अब ये आपको याद रहेगा कि NSSO का डेटा था, NSSO ने रिलीज़ किया है. लेबर ब्यूरो का जो डेटा रहता है वो NSSO रिलीज़ करता है. अब इसमें कुछ और फैक्ट्स है, जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि हमको जाननी ज़रूरी है. ड्राफ्ट रिपोर्ट ही है भले, लेकिन ड्राफ्ट डेटा तो जानना ज़रूरी ही है. ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो ये NSSO का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है, 6.1% रेट है. एंड ये कंपेरेबल है 72-73 से. 1972 और 73 में ही इतना ज़्यादा था, उसके अलावा और कभी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा नहीं है. मतलब ये हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का इन द लास्ट 45 ईयर्स. पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है ये. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस है, वो ज़्यादा है. द अर्बन एरिया जॉबलेसनेस इज मच मोर देन दैट ऑफ द रूरल एरिया. देखो, ये ड्राफ्ट डेटा भी अगर अपने को पता रहेगा ना तो अपन इसको अच्छे से आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. आंसर राइटिंग में आप भले इसको लिख दीजिएगा कि ड्राफ्ट NSSO डेटा रिवील्ड ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं. तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए और याद रखिए, उनको लिखिए. तो जो डेटा जॉबलेसनेस का अर्बन इंडिया का है वो 7.8% पे है, बहुत ज़्यादा है. एंड रूरल इंडिया का 5.3% है. मतलब रूरल से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेसनेस जो है वो आपके अर्बन एरियाज़ में है. दूसरा, अगर हम जेंडर वाइज देखें तो जॉबलेसनेस जो 18.7% है मेल्स में और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, 27.2%. ओके, तो जॉबलेसनेस एट 18.7% अमंग मेल्स एंड 27.2% अमंग फीमेल्स. तो ये बहुत ज़्यादा है ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी इस न्यूज़ में आया था, वो टर्म है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ पीपल हु आर लुकिंग और वर्किंग फॉर जॉब्स. ओके, हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 39.5% टू 36.9%. 39.5% से घट करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट के 36.9% हो गया है. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द मेजर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स. मतलब दोनों चीज इंक्लूडेड है, या तो आप काम कर रहे हैं या फिर आप काम ढूंढ रहे हैं. दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, तब आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर आ जाओगे. वो डेटा घटना, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बताया जाएगा कि अगर
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिक्रीजिंग, इसका साफ साफ मतलब ये है कि पीपल आर गिविंग अप द फाइंडिंग ऑफ जॉब्स, लोग गिव अप कर दे रहे हैं जॉब्स ढूंढते ढूंढते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है एंड इट्स अ सीरियस वरी। देखो वरी ये नहीं कि जॉब मिल नहीं रहा, वरी ये है कि आपने उम्मीद खो दी है, यू हैव लॉस्ट ऑल योर होप्स ऑफ फाइंडिंग द जॉब्स, देयरफॉर यू आर स्टॉपिंग दैट रेस फॉर द जॉब एज वेल। तो आप वो जो आपको जॉब ढूंढना चाहिए, एटलीस्ट वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे जॉब करना है, बट आप इतना सिस्टम से हार चुके हैं, आप इतना ज़्यादा एग्जाम देके और ये सारी चीज़ें भुगत चुके हैं कि आपने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया है। उस कारण से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है और वो एक सीरियस वरी है, दैट इज अ सीरियस वरी कंडीशन फॉर इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो पेज 11 में दो तीन चीज़ें और आएंगी आगे, तो अपन उसको वहीं पे देख लेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी ये जितना डेटा मैंने बताया कि रिपोर्ट में क्या क्या डेटा था, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिलीज़ किया था एनएसएसओ का डेटा, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, रूरल में कम है, मेल्स में कम है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद हमने देखा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, हु आर वर्किंग और सर्चिंग फॉर द जॉब्स, बट ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR है वो डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स दैट पीपल आर गिविंग अप एंड दे आर नॉट फाइंडिंग द जॉब एज वेल, वो बिल्कुल गिव अप कर दे रहे हैं, दैट इज अ कॉज ऑफ सीरियस वरी फॉर इंडिया। तो ये सारा चीज़ें था जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था एंड आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड। ईडी कंडक्ट सर्चेज इन उत्तर प्रदेश मेमोरियल स्कैम, बेसिकली मेमोरियल स्कैम का नाम मुझे बताना था आपको, स्मारक मेमोरियल स्कैम। अगर आपसे पूछे किस स्टेट का है तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हुआ क्या था, बेसिकली इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोब चल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे हाथी दिख रहे होंगे, या इस तरह से मेमोरियल बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अब जब इस तरह के मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किए गए थे तो उसमें बहुत सारा मटेरियल लगा था, उस मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे से उसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, एक्सचेकर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है वहाँ पे। तो दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन सर्च फॉर। देखो जब कोई चीज़ बनेगी तो उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बालू की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा ये सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोक्योरमेंट में बहुत सारा लोहा जरूरी लगेगा। तो इन सबके जब ये मटेरियल खरीदे जाते हैं तो जो टेंडरिंग होती है उसमें बहुत सारी मतलब एक तरीके से गफलतबाजी की गई थी और उसी कारण से उसको मेमोरियल स्कैम कहा जाता है, स्मारक स्कैम कहा जाता है, ओके, स्मारक घोटाला कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का है और अभी रिसेंटली इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर पहले FIR की गई थी, अब उस पर रिपोर्ट सर्च की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके लिए PMLA एक्ट है 2002 का, तो वो भी याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक्ट है, तो वो काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। तो ये भी एक याद ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। सो दिस इज फ्रॉम द फ्रंट पेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। आप मेरे साथ मूव करिए, सारे ऐड वैड देखते जाइए, कुछ लेना हो तो मंगा लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट टू हियर सबरीमाला प्लीज ऑन February 6। तो सबरीमाला के बारे में तो मैंने कई बार रिपीट किया है, फिर बता देता हूँ जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। सबरीमाला का इशू ये था बेसिकली कि 10 to 50 जो एज ग्रुप है 10 to 50 ईयर, यानी कि जो मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है वुमेन की, उस एज की वुमेन को सबरीमाला टेम्पल में एंट्री नहीं थी, ओके। बट 28 सितंबर को एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसके द्वारा उनको एंट्री दे दी गई ना। हुआ क्या कि इसके कारण बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन एंड ये बहुत ज़्यादा रिलीजन के खिलाफ है, हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू रिलीजन एंड ऑल, तो उसके खिलाफ है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आप लोग कर रहे हैं, द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ देयर, ये एक तरीके से बताता है कि ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी का एक जजमेंट है एंड प्योरिटी इम्प्योरिटी से अनटचेबिलिटी आ जाती है। सो बेसिकली ऑन दैट बेसिस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसलिए 10 to 50 की महिलाओं को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो एक्सक्लूजन था दैट वाज सोली बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण जो एक्सक्लूजन था वो दिखाता है कि ये अनटचेबिलिटी का केस बनता है एंड यू आर ट्रीटिंग वुमेन एज द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, मतलब कि ऐसा कि वो आप किसी बहुत बड़े भगवान के बच्चे हैं और वो किसी छोटे भगवान के बच्चे हैं। तो इस तरह से वो बोला जा रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बोथ आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। बाकी फैक्ट्स तो आपको पता है कि सबरीमाला जो है लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है और लॉर्ड अयप्पा जो वहाँ पे है पेरियार टाइगर रिजर्व और उसके बाद पंबा रिवर, ये सारे फैक्ट्स तो आपको याद ही रखने हैं। 10 to 50 का एज ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए।
ना कापू कम्युनिटी कहाँ की कम्युनिटी, मैंने एक बार बताया है, कापू कम्युनिटी बेसिकली आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी। हमेशा जब भी कापू का नाम आएगा समझ लेना कि 5% रिजर्वेशन का नाम आ रहा है। ओके, तो ये हर साल एक बार ये मुद्दा उठता है जब 5% का इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, फिर बाद में कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको बंद कर देता है। कापू कम्युनिटी के लिए 5% कोटा लाया गया, तो आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। नाउ IAF चीफ फ्लैग्स डिलेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट। नाउ बेसिकली यहाँ पे बताया ये गया है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग जो जनरेशन आने वाली, जो टाइम आने वाला है, उसमें एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वहाँ पे इंडिया को इंडिजनाइजेशन करने की जरूरत है। इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोकल हमको सब कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, लोकली हमको सब कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहिए, अदरवाइज अगर हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुखोई 30 MKI जो कि लाया गया था MiG-21 के रिप्लेसमेंट की तरह, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब कि एक Su-30 MKI अगर आप चलाना है आपको तो 417 करोड़ का वो पड़ेगा। ओके, वन Su-30 MKI। ओके, और MiG-21 को रिप्लेस किया था इसने। ओके, एंड जो कॉस्ट है Su-30 स्क्वाड्रन की वो ट्वाइस है MiG-21 स्क्वाड्रन की। ओके, तो MiG-21 की ट्वाइस कॉस्ट है इसकी, एंड पर आवर ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है MiG-21 से, तो MiG-21 से बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और जब हम रशिया से ये सब डील करते हैं, Su-30 MKI की रशिया से डील होती है, तो वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। इसी तरीके से जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKI है उसकी कॉस्ट लगभग 191 करोड़ पड़ती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि अगर हम देखें बजट एक्सपेंसेस में, तो जो टोटल सैलरी बिल आता है वो 16,621 करोड़ का आता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो 35,407 करोड़ का होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी बताई गई है फैक्ट्स के रूप में। अब जो IAF के चीफ ने बोला है वो ये बोला है कि बेसिकली जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिले हो रहा है। जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, चाहे वो हॉल को ले लिया जाए, ये सारी चीज़ों को ले लिया जाए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट किया है। तो वही चीज़ एयरफोर्स का कहना है कि ये सारी चीज़ें हम लेट नहीं कर सकते, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना ज़रूरी है, हमको अपनी इंडिजनाइजेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकें, हमको दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसी कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को इंक्लूड किया गया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ और चीज़ें बताई गई इस आर्टिकल में, जैसे कि एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि जो राफेल जेट्स लाए गए थे, राफेल जेट्स के आने के बाद थोड़ा हमारी कैपेबिलिटीज़ हमारी स्ट्रेंथन की गई हैं, प्लस S-400 एयर डिफेंस डील। तो राफेल तो हमने फ्रांस से लिया था, डसॉल्ट एविएशन से, और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने रशिया से लिया है। इसको ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, ट्रायम्फ। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, और इसको S-400 भी कहा जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें हमको बनानी भी ज़रूरी है, हमको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, लोकली मैन्युफैक्चर भी करना है। उन सब में डिले होगा अगर, तो हमारी कहीं ना कहीं एयर कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट होंगी, और वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एयरफोर्स का है। GSAT-31 टू बी लॉन्च फ्रॉम काउरो नेक्स्ट वीक। तो पहली चीज तो ये कि नाम याद रखेगा GSAT-31। दूसरी फैक्ट ये कि किस तरीके की सैटेलाइट है, याद रखेगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देखो GSAT की मैक्सिमम सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही रहेंगी। ओके, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और कम्युनिकेशन मतलब वही टेली कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें। तो GSAT-31। ओके, अब ये रिप्लेस किसको करेगा, ये करेगा INSAT-4CR को रिप्लेस करेगा, जो 2007 में गया था जब DTH इंडस्ट्री शुरू हुई थी और नई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही थी। तो INSAT-4CR को रिप्लेस करेगा, GSAT-31 आपका इसको रिप्लेस करेगा। कहाँ से लॉन्च होगा ये, या कि काउरो से लॉन्च होगा। काउरो जो है स्पेस स्टेशन वो फ्रेंच गिनी में है, फ्रेंच गिनी में काउरो स्टेशन है, वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंच गिनी जो है आपका वो साउथ अमेरिका की कंट्री। ओके, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्री है फ्रेंच गिनी, वहाँ पे आती है, वहाँ पे आता है काउरो स्पेस स्टेशन। ओके, तो ये भी याद रखेगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ GSAT-31 हमने देख लिया, INSAT-4CR हमने देख लिया। अब GSAT-31 जो है उसका वेट याद रखेगा 2500 किलोग्राम है, नियरली 2500 किलोग्राम। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस, ये भी याद रखना है। ना वेदांता का जो तमिलनाडु केस है स्टरलाइट प्लांट का, वो आप सबको पता है, स्टरलाइट प्लांट थूथुकुडी में है, एंड स्टरलाइट जो है वो कॉपर प्लांट है, वेदांता का प्लांट है थूथुकुडी में है, तमिलनाडु में, एंड इट्स अ कॉपर प्लांट, यहाँ पे कॉपर माइनिंग होती है, ये याद रखना है। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा स्टरलाइट के बारे में, यही सब फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे शारदा पॉन्जी स्कैम था, शारदा पॉन्जी स्कैम। ना पॉन्जी स्कैम के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, पॉन्जी स्कीम क्या होती है। पॉन्जी स्कीम बेसिकली एक फ्रॉड स्कीम होती है जो कि इन्वेस्टर्स को ल्योर करती है, कि कहती है कि 7 दिन में पैसे डबल,
यानी कि 25 दिन में पैसे डबल, जैसे कि अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी में हुआ था, तो वो पॉन्जी स्कीम है। अब होता क्या है पॉन्जी स्कीम का, बेसिकली मैं आपको थोड़ा काम बता देता हूँ कैसे होता है। पॉन्जी स्कीम क्या करती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पहले पैसा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपसे 100 रुपये ले लिया, मुझसे 100 रुपये ले लिया, किसी और से 100 रुपये ले लिया। अब आपको वादा किया गया था कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे 7 दिन में, ठीक है। तो अब देखो, आपने जब 100 दिए, मैंने 100 दिया और एक थर्ड पर्सन ने 100 दिए, तो उनके पास तो 300 इकट्ठे हो गए। तो वो क्या करते हैं कि पहले आपको पे कर देंगे, 7 दिन में आपको 200 कर देंगे, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ओके, तो इन 7 days यू गेव 100 रुपीज़ बट यू गॉट 200 रुपीज़। तो अब आपको लगेगा कि यस, इसमें प्रॉफिट है, पैसे तो मिल रहे हैं। तो शुरुआत में स्कीम सही रहती है, दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे को आगे दे दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पैसे इकट्ठे करके भाग दिए जाते हैं लोग, पहले पैसे देते हैं, 1-2 लोगों का डबल करते हैं। वो जब लोअर हो जाते हैं, जब आपने अगली बार आप 1000 दोगे, आप 1000 दोगे, दूसरा देखेगा कि यार इसके तो डबल हो गया, तो मैं भी 1000 दे देता हूँ, तो वो भी देगा, और तीसरा भी देगा। अब 3000 हो गए, तो अब वो 2000 आपको दे देगा। जब वो 2000 देगा तो आप बोलेगे यार मैंने 100 दिए, मेरे को 200 मिले, मैंने 1000 दिए, मेरे को 2000 मिल गए, तो अब तो और देने की बारी आती, तो वो 1 लाख देगा या 10 लाख देगा। जब आप इतनी बड़ी रकम दोगे तब ये स्कीम वाले गायब हो जाएंगे। तो ये कहलाती है पॉन्जी स्कीम। तो बेसिकली पॉन्जी स्कीम में दूसरे इन्वेस्टर का पैसा देके पहले ल्योर किया जाता है। जब ल्योर हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मनी इकट्ठा हो जाती है, तब वो नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये होती है पॉन्जी स्कीम। तो आई होप सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ गया होगा। Now let's come to the editorial section. Not kosher. Now this editorial is on the ICICI Bank former CEO चंदा कोचर। तो चंदा कोचर के ऊपर है। रिसेंटली बीएन श्री कृष्णा कमेटी ने 8 महीनों बाद अपना रिपोर्ट कंफर्म किया, एंड उन्होंने कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता है चंदा कोचर के अगेंस्ट, एंड शी डिड नॉट कंडक्टेड हरसेल्फ इन द वे शी शुड हैव। तो उन्होंने खुद को कंडक्ट नहीं किया उस तरीके से जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, एंड बीएन श्री कृष्णा कमेटी थी। उसके बाद सीबीआई ने इनके ऊपर काफ़ी जांच भी की। शी वॉज चार्ज बाय सीबीआई फॉर सैंक्शनिंग क्रेडिट वायलेशन। क्रेडिट वायलेशन में जितना ज़्यादा लोन अलाउड नहीं था, उससे ज़्यादा लोन उन्होंने दिया वीडियोकॉन को। एंड बाद में ये पता चला कि वीडियोकॉन में उनके हस्बैंड्स के स्टेक्स हैं। ओके, तो हस्बैंड के स्टेक्स हैं, एंड शी डिड नॉट, मतलब ये इसीलिए तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वीडियोकॉन में उनके हस्बैंड के स्टेक्स थे और उन्होंने इस तरह से दिया, एंड इसके कारण जो बैंक को 1730 करोड़ का लॉस हुआ। 1730 करोड़ का लॉस किसको हुआ? बैंक को। नाउ व्हाट वर द मिस्टेक्स क्रिएटेड बाय चंदा कोचर? क्या क्या मिस्टेक्स थी? पहला, शी डिड नॉट डिस्क्लोज द आईसीआई बैंक बोर्ड। तो आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड के सामने उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि हर हस्बैंड हैड बिजनेस रिलेशंस विद वीडियोकॉन। तो उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उनके हस्बैंड के बिजनेस रिलेशंस हैं विद द वीडियोकॉन। तो ये चीज़ उनको बतानी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सेकंड, सी फेल टू डिस्प्ले द फेयरनेस एक्सपेक्टेड ऑफ हर। तो जो फेयरनेस उनसे एक्सपेक्टेड थी वो फेयरनेस भी उन्होंने नहीं दिखाई। और ऑथर का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, सारी चीज़ें एक तरफ पॉइंट करती है कि जो रेगुलेशन है इस तरह का, रेगुलेटर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। रेगुलेटर्स को ज़रूरी है कि रेगुलेशन और ज़्यादा प्रॉपर किया जाए, अदरवाइज ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। Heading towards strategic instability. Now this editorial is written on the backdrop that कि recently गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 3 नई एजेंसीज सेटअप की जाएंगी। पहली है डिफेंस साइबर एजेंसी, दूसरी है डिफेंस स्पेस एजेंसी, एंड तीसरी है स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। तो ये 3 नई एजेंसीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। गवर्नमेंट ने कहा है 2018 में कि डिफेंस साइबर एजेंसी बनाएंगे, डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाएंगे और डिफेंस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी साइबर स्पेस इस तरह का वॉरफेयर शुरू हो रहा है। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो दूसरी कंट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, और साइबर फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, इन सब के फील्ड में ज़्यादा अब वॉरफेयर होने की संभावनाएं हैं अदर देन दैट लैंड बॉर्डर्स। ओके, तो लैंड में अब लड़ाई कम होगी, स्पेस, साइबर, इन सब में ज़्यादा लड़ाई होगी। ओके ना, अभी ये जो डिसीजन लिया गया था, बेसिकली ये ऐसा कहा गया था कि इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन बाय नरेश चंद्र टास्क फोर्स। ओके, तो एक नरेश चंद्र टास्क फोर्स बनी थी और एक चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी बनी थी, 2 कमिटीज बनी थी। तो नरेश चंद्र टास्क फोर्स और चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे बेसिकली ये किया गया है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ विच हैड सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स टू डील विद न्यू चैलेंजेस ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इन द साइबर स्पेस एंड स्पेशल ऑपरेशंस का डोमेन। तो ये उन्होंने कहा था कि 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स बनानी है, 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स बनानी है। ओके, तो 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स बनाने की बात इन्होंने की थी। यहाँ पे 3 नए इंस्टीट्यूशंस ही बनाए जा रहे हैं। ओके, नई एजेंसीज बनाई जा रही हैं, बट उन्होंने कहा था कि 3 सेपरेट जॉइंट कमांड मतलब जो इंटरेक्ट भी कर सके, क्योंकि ये सारे इंटरेक्टेड फॉर्म में आएंगे। तो जॉइंट कमांड्स की बात ना, 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स। ओके, तो ये याद रखिएगा, नरेश चंद्र कमेटी एंड आपका चीफ ऑफ स्टाफ टास्क कमेटी। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब अपन आते हैं एक्चुअल एडिटोरियल में, आते हैं कि क्या एडिटोरियल में कहना है। नाउ
ऑथर ने क्या बोला है बेसिकली कि बहुत सारे चैलेंजेस जो कि इनको फेस करना है अभी रिसेंटली, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, साइबर वॉर्स आने वाले हैं, फ्यूचर जो है इन्हीं सब चीज़ों का है, तो हमको ये सारी चीज़ें फेस करनी है। ओके, तो अब क्या क्या चैलेंजेस हैं हमको वो देखने हैं। ओके, फर्स्ट चैलेंज जो था कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को हम किस तरह से डिफेंड करेंगे, अब जो आगे आने वाला समय है उसमें कैसे किस तरीके से डिफेंड करेंगे। दूसरा जो मेजर चैलेंज है वो है सिनर्जी का, सिनर्जी बिटवीन द थ्री फोर्सेज, मतलब सिनर्जी बिटवीन द थ्री फोर्सेज मतलब जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं दिखता है, वो आज भी नहीं दिखता है, वो इनके आने के बाद भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि जो स्पेस कमांड है उसको एयरफोर्स हिट करेगा, जो स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है उसको आर्मी हिट करेगी, जो साइबर कमांड है उसको नेवी हिट करेगी। तो अगर ऐसा होता है तो जैसा अभी इफेक्टिवनेस नहीं है ट्राई सर्विसेज एनर्जी में, वो आगे भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए नरेश चंद्र कमेटी ने कहा था कि 3 सेपरेट जॉइंट कमांड्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे तीनों जो अलग अलग एजेंसीज बनाई जाएंगी उनका एयरफोर्स, नेवी और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को दिया जाएगा कमांड, और फिर से वही सारी है जो सिनर्जी मिस हो रही है वो आगे भी मिस होती रहेगी। तो तीसरा चैलेंज, बड़ा चैलेंज है, वो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का, जो कि दूसरी कंट्रीज डेवलप करें, जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में, चाहे 5G हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे 3D प्रिंटिंग हो, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। यू कैन सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा पेपर किसने अगर निकाले हैं तो वो है चाइना। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वेस्ट सैटेलाइट जिसने निकाली थी वो थी चाइना। 3D प्रिंटिंग में सबसे आगे कौन है? चाइना। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में कौन सबसे दिखा है? चाइना। इनफैक्ट इनकी मिसाइल सिस्टम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चाहे तो अमेरिका पे भी अटैक कर सकते हैं, फ्रॉम देयर ओन लोकेशन, फ्रॉम चाइना दे कैन अटैक अमेरिका एज वेल। ओके, सो दिस इज द मेजर चैलेंज कि हमारा जो नेबर है चाइना वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप कर चुका है। तो एग्जाम्पल्स में मैंने लिख दिए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, AI, इन सब में बहुत आगे निकल चुके हैं। फोर्थ चैलेंज है कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इन द हायर डिसीजन मेकिंग। तो डिफेंस की भी हायर डिसीजन मेकिंग जो है वो सिविल सर्विसेज के लोग करते हैं। बेसिकली बहुत सारे सिविल सर्विसेज के लोग रहते हैं जो कि हायर डिसीजन मेकिंग करते हैं रिलेटेड टू डिफेंस। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है फिर भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्रेटरी हैं बट वो IAS ऑफिसर थे कभी ना कभी। तो ये सारी चीज़ें भी तो गलत है ना, इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं है, अगर आपने कभी सर्व नहीं किया है उस डिफेंस फोर्सेज में, तो आप किस तरीके से डिफेंस की कर सकते हैं। एंड डिफेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिविलियन पोस्ट। ओके, तो डिफेंस और सिविलियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इंडिया को फेस कर रहा है। एक और चीज़ है जिससे ऑथर कंक्लूड करता है कि क्या इतना इफेक्टिव रहेगा जो ये तीन आपने बना तो दिया एजेंसी, लेकिन इनका जो आपने इस तरीके से कमांड अलग अलग फोर्सेस को दे दिया है, क्या ये इतना ज़्यादा सिनर्जी रहेगा? सिनर्जी तो मिस होगी ही। अगर सिनर्जी मिस होगी तो कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा तो अगर कोऑपरेटेड कोई अगर अपने ऊपर वॉरफेयर होता है तो हम क्या उससे बच पाएंगे? तो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन पोज्ड बाय द ऑथर। एंड चैलेंजेस मैंने जो आपको बताए वो बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जो मैंने चाइना का चैलेंज बताया, सिविल सर्विसेज वाला बताया, इसके अलावा जो फ्यूचर है, जो वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर, स्पेशल कमांड वॉरफेयर, तो इनका याद रखिएगा। एंड सिनर्जी का जो पॉइंट हमने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मेक श्योर कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। Now on a cliff edge, basically this is on Brexit। अब देखो ब्रेग्जिट के बारे में बहुत सिंपल टर्म्स में मैं कुछ चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रेग्जिट क्या है, ब्रेग्जिट में भी क्या एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। बेसिकली सिंपल टर्म में बताऊँ। देखो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एंट्री नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल पहले आपको बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। देखो हो ये रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद क्या, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ब्रेग्जिट तो हो जाएगा मान लो, लेकिन उसके बाद कैसे आप सस्टेन करोगे। तो अब उसके 2-3 ऑप्शन है, बस मैं आपको ऑप्शन बताना चाहता हूँ। ऑप्शन ये है कि एक तो ब्रेग्जिट हो सकता है विद अ डील, मतलब ब्रेग्जिट आप करो प्लस EU के साथ आप एक डील कर लो कि ठीक है हम ब्रेग्जिट तो होगा, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट तो होगा EU से, पर हम कुछ डील करेंगे और हम कुछ चीज़ें करते रहेंगे। सेकेंड है ब्रेग्जिट विदाउट अ डील। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रेग्जिट होगा पर कोई डील नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन इज नो ब्रेग्जिट या फिर एक सेकेंड रेफरेंडम ऑन ब्रेग्जिट। तो बेसिकली अभी 3 ऑप्शंस पर विचार चल रहा है। एक तो ब्रेग्जिट विद अ डील, जो कि अभी डील वोट होना बाकी है, बाकी डील हो चुकी है, लेकिन उस डील से बहुत लोग खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उस डील के बाद भी बहुत सारा पैसा है जो कि ब्रिटेन को देना पड़ेगा, प्लस थोड़ा ओपन एरिया रहेगा, बॉर्डर पोरस रहेंगे। तो फिर बाकी लोगों का कहना है कि जब ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी, अगर ये सारी चीज़ें अभी भी रखनी है तो फिर ब्रेग्जिट ही क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली ये इशू है डील के साथ। देखो डील के साथ क्या इशू मैंने बता दिया ना, डील के साथ ये इशू है कि डील के बाद
ओपन बॉर्डर रखना पड़ेगा, प्लस उनको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। जो अपोज कर रहे हैं लोग इस डील को, वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ तो पहले भी होती थी, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई वी आर गेटिंग द ब्रेक्जिट नाउ। ओके, अगर यही चीज़ करनी है तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है कि ब्रेक्जिट विदाउट अ डील, जिसमें थेरेसा मे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि यार ब्रेक्जिट विदाउट अ डील में तो हम लिम्बो में चले जाएंगे, मतलब हमको पता नहीं रहेगा कि अब होगा क्या, आगे क्या, किस तरीके से कैरी आउट करेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है सेकंड रेफरेंडम। जब 2 साल का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, तब जाके ये आर्टिकल 50 के थ्रू जो आपकी ईयू की ट्रीटी की आर्टिकल 50 है उसके अकॉर्डिंग फिर से रेफरेंडम किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि वेदर देयर विल बी अ ब्रेक्जिट और नॉट। ओके, तो ये 3 पॉइंट है। अब एक और पॉइंट ऑफ कंडीशन डील में ये है, बेसिकली डील जो अभी एट प्रेजेंट है, जिसका अपोज चल रहा है, उसमें एक पॉइंट आयरिश बैकस्टॉप भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरिश बैकस्टॉप। ये डेफिनेशन एज इट इज याद रख लीजिएगा। कोई आपसे एग्जाम में मतलब यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि आयरिश बैकस्टॉप वाज इन न्यूज रिसेंटली, इसका मतलब क्या है। तो आयरिश बैकस्टॉप का मतलब सिंपल ये है, ये अभी ईयू जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, और यूके जो है, जो कि एग्जिट करने वाला है, उनके बीच का एक डील हुआ था। डील के अंदर का एक पॉइंट था कि द सॉफ्ट बॉर्डर, देखो नॉर्थ आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके बीच में एक सॉफ्ट बॉर्डर है। मतलब सॉफ्ट बॉर्डर मतलब जो पोरस बॉर्डर टाइप का, मतलब आप आ जा सकते हैं, मार्केट्स थोड़ा जॉइंट टाइप के हैं। ओके, तो सॉफ्ट बॉर्डर है। तो इस डील के अंतर्गत ये बोला गया था कि दिस सॉफ्ट बॉर्डर विल रिमेन वही वैसे की तरह काम करेगा जैसा अभी काम कर रहा है। ओके, हार्ड बॉर्डर नहीं बनेगा। ओके, इवन इफ ईयू एंड ब्रिटेन फेल टू स्ट्राइक अ डील बिटवीन देमसेल्फ, अगर डील ना भी हो तो भी ये सॉफ्ट बॉर्डर मेंटेन रहेगा। ये इसके अंदर एक पॉइंट था। ओके, सो आयरिश बैकस्टॉप यही है। ओके, अब क्या हो रहा है कि अब डील होगी कि नहीं होगी यही नहीं क्लियर है, कि इस पे वोटिंग करेंगे अभी आयरिश बैकस्टॉप पे, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। बट आयरिश बैकस्टॉप मैंने जो बताया उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो आयरिश जो सॉफ्ट बॉर्डर है बिटवीन आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो नदर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वो कंटिन्यू रहेगा, वो सॉफ्ट बॉर्डर ही रहेगा, इवन इफ ब्रिटेन एंड यू फेल टू स्ट्राइक अ डील। तो बेसिकली ये पॉइंट है। ओके, एंड ईयू एंड आयरिश गवर्नमेंट दोनों ने रिजेक्ट कर दिया नेगोशिएशन को। अब रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग वो रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। और अभी केवल 60 दिन लगभग बचे हुए हैं, मार्च होने में 60 दिन बचे हुए हैं, और तब तक इनको सब कुछ फाइनलाइज करना है। अदरवाइज या तो ब्रेक्जिट विदाउट अ डील होगा या फिर सेकंड रेफरेंडम होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। डेविड वर्सेस गोलियत बैटल, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में सिटीजनशिप बिल के ऊपर जो इशू चल रहे हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल है। ओके, एंड अब हुआ क्या है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो तो आपको पता है कि 6 कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं अदर देन मुस्लिम कम्युनिटीज़, मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ नहीं इंक्लूड की गई हैं। और ये 3 कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए है, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए है, जो 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ पर आए हैं होंगे, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी विदाउट एनी कंडीशन। ना इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली असम को प्रॉब्लम ये है फर्स्ट कि पहले तो मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है इस बिल के अंदर। अगर मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि सब कम्युनिटीज़ बराबर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि इन कंट्रीज़ में केवल हिंदूज परसिक्यूटेड है, हो सकता है किसी कंट्री में मुस्लिम्स खुद परसिक्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर हम बलूच वाला एरिया देखें तो वहाँ पे मुस्लिम्स भी परसिक्यूटेड है, बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जो बलूच में परसिक्यूटेड हैं, उस एरिया में जो खुद को सेफ नहीं फील करते हैं। तो क्यों उनको इंक्लूड नहीं किया गया। सेकेंड इज दैट बिल वायलेट्स द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली जो एनआरसी भी हो रहा है उसमें 1971 की डेडलाइन दी गई कि 1971 के पहले वाले लोग ही असम में सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। बट जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इसमें 2014 तक के लोग आ रहे हैं, तो ये दो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये 2 मेजर पॉइंट है इश्यूज़ के जो कि अभी हो रहे हैं। और ऑथर का ये कहना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ये हैंडल करना पड़ेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को भी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी और एक तरीके से असम अकॉर्ड को भी, तभी एक बैलेंस मेंटेन रहेगा, तभी वहाँ पे पीस प्रिवेल करेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड हियर। नाउ इज देयर अ केस फॉर रिजर्वेशन फॉर द फॉरवर्ड क्लासेस। तो बेसिकली यहाँ पे आज सिंस फ्राइडे है तो फ्राइडे को ये यस नो कॉम्प्लिकेटेड वाला डिबेट आता है, तो अपन यस और नो के पॉइंट तो देख ही लेते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में। तो अभी रिसेंटली 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, बिल आया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया, किसको, पुअर पीपल को दिया गया फ्रॉम द जनरल कैटेगरीज। ओके,
तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर देखो क्या क्या है। पहला तो कि पॉवर्टी इज वन ऑफ द मार्कर्स ऑफ बैकवर्डनेस। तो ऑथर का ये कहना है कि पॉवर्टी जो अपने आप में एक बैकवर्डनेस का मार्कर है, तो बैकवर्डनेस के कारण ही तो रिजर्वेशन दिया जाता है, तो फिर बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है कि पॉवर्टी भी एक मार्कर है बैकवर्डनेस का, और अगर पॉवर्टी है तो उनको बैकवर्डनेस है, और अगर बैकवर्डनेस है तो वहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए। सेकेंड जो आर्गुमेंट दिया गया है फेवर में वो ये है कि पॉवर्टी डिनाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर पॉवर्टी है तो दैट डिनाइज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो डिनाई करती है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी को, और इस कारण से ये जो रिजर्वेशन है वो कोई बुरा नहीं है। देन सीलिंग ऑफ 50%, जो बात आप करते हो कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो केवल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए है, दैट इज़ फॉर SC ST एंड OBC। तो ऑथर का ये कहना है कि SC ST एंड OBC के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए हम और कर सकते हैं। अभी तक क्लियर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नहीं कर सकते, ओके, मतलब ऐसा ऑथर का कहना है। तो जो 50% की डेडलाइन सेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो केवल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, जबकि ये जो रिजर्वेशन नया आया है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब देखो इस तरीके से कान पकड़े जाएंगे, तो अब कोई और क्लास होगी, पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी 10% दे देना तो 70% हो जाएगा। इस तरीके से और कोई नई क्लास बना लेना और उसको भी दे देना तो 100% हो जाएगा। फिर दूसरे जो मेरिटोक्रेसी वाले स्टूडेंट हैं, जो मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, वो एग्ज़ाम देना बंद कर देंगे, ओके, जॉब ढूंढना बंद कर देंगे, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो फेवर में है। अगेंस्ट में क्या पॉइंट बोले गए हैं? फर्स्ट है कि ये विलफुल सबवर्जन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है। तो ये सोशल जस्टिस के अगेंस्ट आता है ये प्रिंसिपल जो है, जो आप रिजर्वेशन देते जा रहे हो बार बार, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और ये सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है। सेकंड है, रिजर्वेशन जो था वो केवल और केवल सोशली एजुकेशनली आपको आगे लाने के लिए था, ये कभी पॉवर्टी एलिवेशन का वो प्रोग्राम नहीं था। पॉवर्टी एलिवेशन के तो अलग प्रोग्राम चलते हैं, गरीबी हटाओ के तो अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उसके लिए रिजर्वेशन कभी नहीं था कि रिजर्वेशन से आपकी गरीबी दूर की जाएगी, ओके। तो गरीबी कभी एक वो नहीं रहा है रिजर्वेशन का बेसिस। थर्ड है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन उनको जॉब्स दो, रिजर्वेशन देने की जगह उनके लिए जॉब क्रिएट करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। फोर्थ है, जो सीलिंग 8 लाख रुपए की आपने सेट कर दी है, उसमें तो लगभग ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन ऑलरेडी आ रही है, तो फिर क्या मतलब रहेगा, क्यों अलग से 10% का नाटक करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगेंस्ट में दी गई हैं। तो दिस वाज अ गुड डिस्कशन, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। ओनली एन इंटरिम बजट, बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि केवल एक इंटरिम बजट पेश किया जाएगा और फुल बजट नहीं होगा। इंटरिम बजट क्या होता है, मतलब कि सिंस ये इलेक्शन ईयर है तो हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो या हो सकता है ना भी हो, बट अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस वो नहीं करना चाहते बजट में, मतलब कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं करना चाहते इकोनॉमी में, इसीलिए इसको एक नॉर्मल इंटरिम बजट की तरह पेश किया जाता है। इंटरिम बजट में क्या होता है, बहुत रेयर चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं, और एक फुल फ्लेश्ड बजट नहीं पेश किया जाता। तो दिस इज द थिंग विच हैज़ बीन डिस्कस्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि केवल इंटरिम बजट पेश किया जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। पीपल लिविंग लो क्वालिटी जॉब्स। नाउ पहला पेज मैंने आपको पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बताया था, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था ना। एक और उसमें पॉइंट नीति आयोग ने ये दिया था बेसिकली कि जॉब ऐसा हमने कम नहीं प्रोड्यूस किए हैं, जॉब्स हैव बीन एडिक्वेट, जॉब हमने एडिक्वेट प्रोड्यूस किए हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि लो क्वालिटी जॉब को छोड़ रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं लो क्वालिटी जॉब को। अब देखो बिल्कुल अपनी इन्होंने जो वो था अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल दिया कि हम तो भैया सही जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग जो न्यूज़ देख रहे होंगे, आप लोग अपने आप में एक बार सोचिएगा कि क्या ऐसा हुआ है, क्या जॉब्स क्रिएट हुई हैं इतनी ज़्यादा कि जितनी होनी चाहिए। मतलब हर कहा जाता है कि लगभग हमको 7 बिलियन जॉब्स चाहिए, इतनी ज़्यादा जॉब हमको चाहिए, 7 मिलियन जॉब्स चाहिए, ओके, 7.8 मिलियन जॉब्स चाहिए, मतलब 78 लाख 90 लाख 80 लाख जॉब हमको चाहिए। क्या 80 लाख जॉब क्रिएट हुई है? मतलब साल भर की आप सारी वैकेंसीज़ को भी देख लिया जाए तो साल भर में क्या 80 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं? हमको नहीं क्रिएट, मुझे तो नहीं लगता कि क्रिएट हुई हैं। सो वो सारी चीज़ें कि पीपल, इनका नीति आयोग का कहना है कि पीपल आर लिविंग लो क्वालिटी जॉब्स, और इस कारण से वो जो डेटा है वो इस तरीके से डेटा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। और हमने तो सही जॉब क्रिएट की हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन सेड बाय द नीति आयोग। ना यहाँ पे आर्कटिक नॉर्मल, द न्यू आर्कटिक नॉर्मल, बेसिकली यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स का इशू है जो अभी रिसेंटली अमेरिका में क्या है बिलो जीरो टेम्परेचर चला गया था, रिकॉर्ड टेम्परेचर यूएसए में घटा है अभी। तो बहुत सिंपल, देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी मैं आपको नहीं बताना चाहता, ना ही आपको जानने की ज़रूरत है। सिंपल टर्म्स में अपन कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपसे अगर कोई पूछे कि हुआ क्या था तो आप एटलीस्ट बता पाओ, और जो थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। सबसे पहली चीज़ कि पोलर वॉर्टेक्स क्या है, व्हाट इज अ पोलर
वॉर्टेक्स, देखो पोलर वॉर्टेक्स सिंपल टर्म्स में एक विंड की बैंड है। विंड की बैंड मतलब एक तरीके का विंड का सर्कल है जो कि नॉर्थ पोल में ट्रैप रखता है कोल्ड एयर को। सिंपल सिंपल टर्म में आ गया ना समझ। देखो ये अगर अर्थ है, ये अर्थ का ये है, तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल है। ओके, नॉर्थ पोल में एक विंड की बैंड जो आपको दिख रही है जो पर आपको दिख रहा है कि एक सर्कल में विंड की बैंड है, वो विंड की बैंड जो कि जो वहाँ पे कोल्डनेस है, जो कोल्ड एयर है उसको ट्रैप रखती है। बीच की जो कोल्ड एयर है वहाँ पे ट्रैप, सिंस नॉर्थ पोल आप सबको होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ की कोल्ड एयर को ट्रैप रखता है, वो कहलाता है पोलर वॉर्टेक्स। ओके, पोलर वॉर्टेक्स कहलाता है ना। अभी जो हुआ है बेसिकली हुआ ये है कि जेट स्ट्रीम, जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स होती हैं, जो जेट स्ट्रीम है, उसकी एनर्जी के कारण ये जो पोलर वॉर्टेक्स था ये डिवाइड होगा दो पार्ट में। ओके, उसकी एनर्जी के कारण जो जेट स्ट्रीम है, मियंडरिंग जेट स्ट्रीम है, जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड होती है, अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, उसके कारण क्या हुआ। देखो एक और टर्म मैं ज्योग्राफी का आपको बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल का टर्म है। जो मियंडरिंग जेट स्ट्रीम होती है उनको रॉसबी वेव्स कहा जाता है, वैसे रॉसबी वेव्स कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफी का ज़्यादा ऑप्शनल का टर्म हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं घुस रहा हूँ, मैं आपको सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ। पोलर वॉर्टेक्स सिंपल क्या हुआ, एक विंड का बैंड है जो कि नॉर्थ पोल में कोल्ड एयर को ट्रैप रखता है। दूसरा चीज अभी क्या हुआ, बेसिकली जो एनर्जी थी आपके जेट स्ट्रीम्स की, वो उस कारण से जो ये पोलर वॉर्टेक्स ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसमें से एक पार्ट जो था वो आपका कहाँ पे आ गया, वो एक नॉर्थ अमेरिका में आ गया। बेसिकली यही हुआ है, उसमें एक पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में आ गया है। ओके, जो ये कोल्ड, ये सोलर वोल्टेक्स जो अभी क्रिएट हुआ है, जो अभी रिसेंटली जो वोल्टेक्स अमेरिका में क्रिएट हुआ है, ये क्यों होता है, ये क्यों क्रिएट होता है, उसका रीजन ये है द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज द रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ दीज पोलर वोर्टेक्सेस। तो पोलर वोर्टेक्स अगर आपसे पूछे क्यों एग्जिस्ट करता है या क्यों आता है, तो बिकॉज ऑफ द लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस जो कि आर्कटिक और अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। देखो यूएसए में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा और आर्कटिक में तो बहुत कम रहेगा, बिल्कुल सब जीरो टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो वो जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, उस कारण से ये पोलर वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर क्रिएट्स दैट पोलर वॉर्टेक्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, देखो फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ो, द एनर्जी जनरेटेड बाय द जेट स्ट्रीम ट्रेवल्स अपवर्ड एंड डिस्टर्ब द सोलर वॉर्टेक्स कॉजिंग इट टू स्प्लिट। वही है कि उसने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट हुआ तो वन ऑफ दीज टू चाइल्ड वॉर्टिकास दे विजिटेड द नॉर्थ अमेरिका। जैसा मैंने ऊपर बताया कि जब ये स्प्लिट हुआ तो उनमें से एक जो पार्ट था वो नॉर्थ अमेरिका आ गया, जिसके कारण की रिकॉर्ड टेम्परेचर कम हो गया। सिंपल। पोलर वॉर्टेक्स क्या है, एक बैंड है जो कि सराउंड करता है, कोल्ड एयर को ट्रैप रखता है। दूसरा हुआ क्या, अभी जेट स्ट्रीम की जो एनर्जी थी उस कारण से वो स्प्लिट हो गया, उसमें से एक पार्ट आपका कहाँ आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, इसलिए जो टेम्परेचर था वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। नाउ पोलर वॉर्टेक्स होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, एग्जैक्टली ऐसा ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस फॉर पोलर वॉर्टेक्स। तो इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि आर्कटिक जो है वो कोल्ड है और जो ये अमेरिका के जो पार्ट हैं, ये मिड वेस्टर्न यूएसए कनाडा, ये थोड़ा वार्मर प्लेसेस हैं। तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उस कारण से पोलर वॉर्टेक्स क्रिएटेड होता है। तो दैट इज द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। आई होप क्लैरिटी आ गई। थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताया मैंने, पर उसके बाद भी मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई। जो मियंडरिंग वेव्स होती हैं उनको रॉसबी वेव्स कहते हैं, लेकिन उनको अभी थोड़ा स्किप करिएगा, उनको आगे के लिए छोड़ते हैं। Now RBI lifts curbs on 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आरबीआई ने जो पीसी यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है उसको लिफ्ट कर दिया 3 बैंकों से। वो 3 बैंक कौन कौन से, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से के ऊपर से पीसीए यानी कि फ्रेमवर्क जो है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो रिप्लेस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। अब देखो पीसी क्या होता है, फिर से बता देता हूं। जब क्या होता है, बैंक्स के जो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर बैंक का जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया या कुछ और पैरामीटर्स जो कि आरबीआई ने सेट किए हैं, अगर उनको ब्रीच कर दिया बैंक ने, तो उनको पीसीए के अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर डाल दिया जाता है। पीसीए में आने के बाद उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि आप इनको लोन नहीं दोगे, आप ये इस तरह से लोन नहीं दोगे, ये नहीं करोगे। तो अभी रिसेंटली 11 बैंक्स थे जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर थे। अब उनमें से 3 बैंक्स को जिनका थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था, जिनका थोड़ा सा एनपीए घटा था, प्लस जिनमें थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूज किया था गवर्नमेंट ने, उनको हटा दिया गया है पीसीए से, क्योंकि अब उनके पास कैपिटल भी आ गया है प्लस उनका एनपीए भी घट गया है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वही वाले बैंक है जिनका थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा था, इसीलिए उनको पीसीए से निकाल दिया गया है। अब पीसीए से निकलने के बाद वो अच्छे से लैंडिंग कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस न्यूज आइटम। ओके, कोर सेक्टर ना, कोर 8 कोर सेक्टर्स हैं, उनके नाम तो बता ही दूं। 8 कोर सेक्टर्स के नाम क्या क्या हैं।
कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से कोर सेक्टर है, कौन सा कोर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो कोर इंडस्ट्रीज है, कोर सेक्टर्स 8 है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। लेट मी रिपीट वंस अगेन, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनके नाम जरूर याद रखना, ध्यान में रखना है ना। सेंट्रल बैंक्स ऑन गोल्ड बाइंग स्प्री इन 2018। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल और परसों दोनों दिन मैंने डिस्कस किया कि अभी रिसेंटली गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के 2 कारण मैंने बताए थे आपको, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि जो बैंक्स हैं वो उनको होल्ड कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको होल्डिंग कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके रख रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है कि सप्लाई घट गई है। सप्लाई क्यों घटी है? बिकॉज ऑफ द माइनिंग घटने के कारण। ओके, तो माइनिंग घट रही है, जो गोल्ड माइनर्स है वो घट गए हैं, इस कारण से उसकी सप्लाई घट गई है। तो दोनों के कारण से प्राइस इंक्रीज होना जरूरी था और प्राइस इंक्रीज हो गई। और ये जो डेटा आया है सेंट्रल बैंक्स का वो कहाँ से है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ऐसा बताया कि अभी रिसेंटली जो गोल्ड की जो खरीदारी है सेंट्रल बैंक द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बैंक्स जो है वो होल्डिंग कर रहे हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ऐसा बताया। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आई थिंक 1987 में बना था। एक बार आप देख लेना क्लियरली, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी रिसेंटली, बट आई हैव रेड अबाउट इट। एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आई थिंक इट वाज इन 1987, बट एक बार प्लीज आप मेरी तरफ से टू बी श्योर आप एक बार देख लीजिएगा एंड कमेंट में जरूर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में आप जरूर लिख दीजिएगा। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। सो लेट्स कम टू द स्पोर्ट्स। कल के तो फुटबॉल के रिजल्ट्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। यूवेंटस हार गया है ना, बार्सिलोना 6 गोल से जीत गया और चेल्सी हार गया, बहुत सारी चीज़ें हुई कल। सो जाइंट कैविटी इन अंटार्कटिक ग्लेशियर सिग्नल्स रैपिड डिके। बेसिकली अभी साइंटिस्ट ने, जो नासा के साइंटिस्ट, उनको पता चला है कि लगभग 300 मीटर टॉल गैप, 300 मीटर टॉल एक कैविटी है जो कि अंटार्कटिका में देखने को मिली है। इसका जो नाम है वो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, थ्वाइट्स ग्लेशियर इन द वेस्टर्न अंटार्कटिका। तो नाम याद रखेगा कि थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ पर है? ये वेस्टर्न अंटार्कटिका में है, जहाँ पे 300 मीटर टॉल कैविटी दिखी है, जो कि ये दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल सी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो आइस शीट्स हैं वो पिघलती जा रही हैं। वो पिघलने के कारण क्या क्या हो सकता है? जो क्रायोस्फीयर, बेसिकली इसको क्रायोस्फीयर कहते हैं, अगर ये क्रायोस्फीयर पिघल गया तो बहुत सारे एरियाज जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे और ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। नाम याद रखिएगा थ्वाइट्स ग्लेशियर इसका। एंड that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.